नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज पश्चिम बंगाल के पहले चरण का चुनाव था और जिस तरीके से बम्पर वोटिंग पड़ी है, लोग ये समझ रहे हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। शाम को 6 बजे ये वोटिंग खत्म हुई और 152 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज में आज पहले चरण का चुनाव था और जो वोटर टर्नआउट निकल कर आया है वो लगभग 89.93% या कह लीजिए ऑलमोस्ट 90% लोगों ने मतदान किया है। और दक्षिण दिनाजपुर में 93.12% टर्नआउट था, कूच बिहार में 92%, मुर्शिदाबाद में 91% और ऑलमोस्ट 16 डिस्ट्रिक्ट थे। उनमें लगभग जो एवरेज मैं आपको बता रही हूँ 89.93% के करीब था। अब आखिर इस बड़े वोटर टर्नआउट का कारण क्या है? और आप ये सोचिए कि किस तरीके से वोटरों के नाम काटे गए थे, लेकिन फिर भी अगर इतने भारी संख्या में लोग वोट डालने आ रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट और एकेडमिशियन डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, पहला सवाल मेरा यही है कि 90% वोटर टर्नआउट बहुत होता है और बंगाल ऐसी स्थिति जहां पर पूरी फोर्स लगा दी गई हो और इतने लाखों लोगों के नाम कट गए हो, ये 90% वोटर टर्नआउट कैसे समझा जाए इसको सर? देखिए नीलू जी, दो बातें हमें बहुत ध्यान से सोचनी होगी। आज तक दुनिया में, इंडिया में, भारत में जब भी चुनाव हुआ है तो 90% तो पंचायत चुनाव में भी नहीं होता। सबसे ज्यादा जो वोटिंग होती है ना, वो पंचायत चुनाव में होती है, क्योंकि गांव में लोग इकट्ठे एक दूसरे का जीतना हारना चाहते हैं। तो अब ये इस चुनाव से लेकर हम जब देखें, और जब ये 5 राज्यों का होना था, यहाँ एक नई बात इन्होंने कर दी चुनाव आयोग ने। वो क्या? एक तो परसेंटेज बहुत हाई आ रहा है, पहले कभी भी नहीं आया इतना। दूसरा, ये एक ही दफा जब चुनाव खत्म होता तभी इतना परसेंटेज हो गया होता है। पहले क्या करते थे, 8 बजे कोई परसेंटेज बता रहे हैं, फिर 11-12 बजे बता रहे हैं, रात को 11:45 बजे, फिर 4 दिन बाद बता रहे हैं कि जी अब 70 हो गया, 75 हो गया। ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ दिया कि पहले ही उसका परसेंटेज बढ़ता जाए शुरू में। अब यहाँ का पैटर्न देख लो, क्या भले ही कोई भी जीते, इसमें इसमें बहुत सी एक्सप्लेनेशन है, हम बात कर सकते हैं, कर लेंगे, लेकिन मेरे को अभी भी शंका है, तमिलनाडु में भी, यहाँ भी ये गेम है, ये खेड है। और खेल, ये 2 चरण में भी चुनाव इसीलिए किया गया। अब देखा, मोदी साहब का एक तरफ रोड शो हो रहा है, अमित शाह जी वहीं बैठे हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये इजाजत है कि साथ वाले जिलों में कर सकते हैं। तो उस रूप में ये खेल तो किया गया है, खेला है। अब जब हम इसका चुनाव का देखते हैं कि कैसे कैसे चुनाव बढ़ा, सुबह 9 बजे तक, 7 बजे शुरू हुआ चुनाव, 9 बजे तक मतदान जो हुआ, तो बंगाल में 19% हो गया, करीब 19.5%। और तमिलनाडु में, मैं साथ साथ में दोनों ही बात कर देता हूँ, तमिलनाडु में करीब 18% हो गया। अब 9 के बाद 11 बजे तक, 2 घंटे में यहाँ हो गया 41% बंगाल में, वहां हो गया 37%। अब 11 से 1 बजे तक चले जाते हैं, यहाँ हो गया 62%, 62%, 41 से 21% और बढ़ गया। और वहां हो गया 58%। तो उसके बाद हम चले जाते हैं 3 बजे में, 3 बजे में यहाँ हो गया तकरीबन समवेयर 78%। और उसमें हो गया 70, मैं बता देता हूँ कितना है, मेरे पास लिखा भी हुआ है, 70%। इसमें 78.77, उसमें 70% हो गया। फिर 5 बजे 89.93 इसने बोल दिया। अभी भी 89.93 है। 6 बजे तक चुनाव भी हुआ है, अभी और भी कोई पता नहीं बढ़ा दे, बाद में बोल दे इतना हो गया, क्योंकि 6 बजे तक वोटर ये तो बोल दिया कम से कम, कि 6 बजे तक चुनाव खत्म हो चुका सब जगह पे, ये तो बोल दिया, लेकिन इनका कोई बोलने का विश्वास नहीं रहता। अब यहाँ 89.93 और उसमें 82.24 तमिलनाडु में जो बोल रहे हैं, ये 5 बजे की फिगर बता रहे हैं वो। अभी बढ़ाने घटाने का एक इन्होंने अपना रखा है। अब हम इसको एनालिसिस करेंगे
तो पहले 6 घंटे में 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, बल्कि 6 बल्कि 8 घंटे में 3 बजे तक अगर हम देखेंगे तो हर घंटे 10% वोट डला है, 9% डला है। तो उसके बाद 3 बजे के बाद 5 बजे तक वो आधा रह गया। आज तक किसी चुनाव में आप कितना भी निकाल लो, कितना भी तेज हो, कितना भी कंटेस्टेड हो, कितना भी झगड़ा हो, जैसे जो 77 का चुनाव था, इमरजेंसी के बाद का जो हुआ, उसमें भी हमने देखा तब तो बहुत ज्यादा लोगों में जोश था। इसी तरह जो इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था, उसमें बहुत जोश था। तो उसके बावजूद ये वोट जो था पैटर्न, जब राजीव गांधी ने 400 सीटें पार की, तब भी इतना ऐसे परसेंटेज नहीं था वोटिंग का। वोटिंग का परसेंटेज देखने से पता चलता है कि ये नॉर्मल वोटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 10% वोट पड़ गया और इतने समय में पड़ गया, 2 घंटे में, 1 घंटे में 10% पड़ा, तो अगर हम वेस्ट बंगाल की वोट लिखें तो टोटल वोट तो वहां है 152 सीटों में 6.82 या 293 में। तो उसमें से ये इतनी वोट परसेंटेज बनेगी, तो वो ईवीएम कैसे चल रही होगी? तो क्या एवरेज जो है ना, तो कितना टाइम इसको लगता है आम 1 आदमी, मिनट में ये वो। जो कैलकुलेशन है डॉक्टर गर्ग, इसको हम कैसे समझें? क्या इसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर वोट डाल रहा होगा? कैसे आप कह रहे हैं कि इतने वोट्स अगर पड़ रहे हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वोट्स आ कहां से रहे हैं? आखिर कहां से ये वोट आ रहा है? कौन डाल रहा है वोट? देखिए देखिए मेरे को कोई भी बोलेगा कि नहीं जी इतने लोग होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है। जितना जोर लगाया हुआ था वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में तो सामने नजर ही आ रहा था। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जो चुनाव आयोग जो चाहता था वही कर रहे थे। जिन्हें उनके चीफ इलेक्शन जो था डिप्टी सीईओ दोनों बदल दिए, जैसे उनके कितने 300 अधिकारियों को बदल दिया, कैसे प्रवेश कर गए, क्या कुछ किया, ये हम सब देख रहे हैं। कैसे मोदी साहब ने अभी भाषण किया जो राष्ट्र के नाम पे, उसमें क्या क्या इनको बोला है। सो इस रूप में जब हम देखते हैं, इसमें ये कोई व्यक्ति नहीं आके डाल है वोट, मेरे हिसाब से जितना भी रश हो, कोई ऐसे करे, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंटली पूरे लाइन पे बैक टू बैक लोग खड़े कर दे, ठीक है, उसमें चुनाव होने दे, प्रवेश कर लगा दें कि आओ जी आएगा, अपना निशान लगवाएगा, वो जाएगा कक्ष में, बटन दबाएगा, फिर वो मशीन बंद होगी, वापस आएगा, दूसरे का जब वो बंद होगी तब दूसरे का, जब वो कक्ष से बाहर निकला है तो दूसरा अंदर जाएगा। ये इतनी वोट डलवा के दिखा दें, हर बूथ में डलवा के दिखा दें, क्योंकि ये तो एवरेज है ना, इतना तो पता नहीं किसी बूथ में तो कितनी डली होगी। ये परसेंटेज अपने आप में चकित करने वाली है। ये और कंटिन्यूसली इतनी नहीं होती, क्योंकि कंटिन्यूसली कभी भी नहीं होता। अब इसमें क्या एक गेम हो सकती है, एक मतलब जो लोग ये बताएंगे कि देखिए जी जो टीएमसी है वो बोल सकती है कि जी देखिए ये बहुत तंग करते थे, लोग पूरे आक्रोश में इनके खिलाफ आ गए, ठीक है, इन्होंने जो भी अपना जोर लगा लिया, तंत्र लगा लिया, वोट डाल लिया है, मशीन में भी गड़बड़ कर ली, तब भी हम जीत गए, वो ये कह सकती है। लेकिन मेरे को अभी भी मेरे को शंका है कि माई फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि ये केवल वेस्ट बंगाल में ही हुआ। वेस्ट बंगाल में तो ऐसा हुआ कि 90% वोट डाल दिया इन्होंने इतनी देर में, अभी और डालेंगे आप देख लेना, क्योंकि उन्होंने बोला 6 बजे तक, 6 बजे तक और भी तो बढ़ाएंगे ना, हम्म। ये फंस जाएंगे। अब जो इलेक्शन कमीशन के, आप अगर इसका मोडस ऑपरेंडी, जो तरीका है काम करने का, उसको अगर हम नहीं विश्लेषण करेंगे तो हम भी मार खा जाएंगे। क्या कि पहले 3 दफा चुनाव का बताता था, चाहे भले ही लोकसभा का चुनाव हुआ, भले ही महाराष्ट्र का हुआ, हरियाणा का हुआ, दिल्ली का हुआ, 3 दफा वोट बताता था, भले ही वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की, पूरी स्टेट की परसेंटेज बताता था। अब तो वो बताता ही फाइनल फिगर आया, और वो भी 5 बजे बता देता है, 5-6 बजे। ये कैसा जादू हो गया इलेक्शन कमीशन के पास? कौन सी उसने ऐसा नया सॉफ्टवेयर ले लिया, कौन सा नया तरीका ढूंढ लिया कि पहले तो 4-4 दिन नहीं दे सकता था फाइनल फिगर, और जो अंतरम फिगर भी थी वो 8 बजे भी बहुत कम आती थी, फिर 11, 12, पौने 12 बजे तक भी उसकी नहीं ठीक होती थी। अब हरियाणा में जब मैं देखता हूँ, 1 साल पहले की बात ही है ना, हरियाणा में जब मैं देखता हूँ, नवंबर में हुआ था, 1.5 सवा साल कह लो, तो तब जो चुनाव में बढ़ावा किया
11 बजे तक, उसके 2 दिन के बाद 2% का और बढ़ावा किया। अब ये बोलते हैं कि हमारे तो 5 बजे पता चल गया कितना हो गया। ये अपने आप में कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज, जैसे आया था कि ये एसआईआर में सेंट्रलाइज ऑर्डर निकल रहा है। जो तार्किक विसंगतियों की बात आ रही है, पूरा अखबार भरे पड़े हैं आप तो, कि उसमें सेंट्रलाइज ऑर्डर जा रहा है, कट सेंटर से। ये जो ईआरओ है, एईआरओ, वो नहीं काट रहा वोट तार्किक विसंगति से, ये कहीं और से कट के आ रहा है, क्योंकि सेंट्रलाइज स्कीम बना लिया कि काट दो, और उसमें मुसलमानों का वोट कट रहा है। सो इस रूप में इन्होंने जो किया है, और ये जो बिल भी लेके आए थे, वो इसीलिए मेरे हिसाब से लेके आए थे कि कहीं ना कहीं जोर लगा लें। बीच में फिर बोलेंगे ये तो इसके कारण हुआ, इन्होंने महिलाओं को रोक दिया, हमने बना दिया। ये जो बात है, अभी जो लोग खुश हो रहे होंगे, और मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा, भले ही अपोजिशन जीत जाए, अपोजिशन के जीतने के बाद मान लो कि 5 राज्यों में अपोजिशन जीत जाए, मैं तभी भी इस चुनाव को निष्पक्ष मानने को तैयार नहीं हूं। इस चुनाव में गणेश कुमार ने हेराफेरी नहीं की, इसको मानने को तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो विज्ञान है चुनाव का, जैसे आपने इलेक्शन डेटा की बात करते हैं, ये डाटा एक विज्ञान है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि जो मर्जी बोल दो, अपना ऐसे ही बोल दो, किसी के पक्ष में बोल दो, किसी के विपक्ष में बोल दो, ऐसी बात नहीं है। विज्ञान को तो आपको सच बोलना होता है, आप झूठ का सहारा नहीं ले सकते। तो विज्ञान के हिसाब से ये बातें हो ही नहीं सकती, ये संभव नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या गणेश कुमार ये बताएगा कि जो चुनाव आज से 6 महीने पहले हुए, उनमें उसके पास क्या कमी थी कि वो रात तक वोट नहीं बता सकता था, दूसरे दिन नहीं बता सकता था। अब उसके पास कौन सा ऐसा यंत्र आ गया जिससे वो फटाफटी 6 बजे बता देता है? एक तो ये उसको बताना ही होगा, दूसरा ये भी बताना होगा कि पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वोट एंड में बता देता था, अब वो बताता ही नहीं है। तो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि ये रिजल्ट आ गया, फिर पता चलता है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितना है। अगर रिजल्ट आने के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पता चलता है तो कहीं बड़ी गड़बड़ है। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं बताना, अपनी मर्जी से जहां भी इधर उधर करना का, तो क्योंकि बताना नहीं है डाटा। ये जो डाटा वो गुप्त रखता है, पहले केवल डाटा गुप्त रखता था, पार्शियल। मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि दर्शक इस दफा सुन लेंगे, पहली बात यह है कि गणेश कुमार ने डाटा बताना बंद किया। ठीक हो गया कि हम तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे, हम तो परसेंट डिस्ट्रिक्ट, हालांकि डिस्ट्रिक्ट वाइज तो चुनाव होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। चुनाव होता है या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का आ रहा है आपके पास डाटा, सो डिस्ट्रिक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ना ही कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट को टर्मिनेस है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ही एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, ऐसा नहीं है। सो उस रूप में, या एक डिस्ट्रिक्ट की सभी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही पार्लियामेंट्री में होंगी, ऐसा ऐसा नहीं है। तो उस रूप में आप डिस्ट्रिक्ट का क्यों बता रहे हैं भाई? डिस्ट्रिक्ट का तो अच्छा, वो असेंबली में तो आरओबी जो होता है वो एसडीएम होता है, तालुका का अफसर होता है, वो तो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते ही नहीं है, वो तो सुपरवाइजर होता है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा क्यों बताते हैं? पहला तो उसने ये नया किया डिस्ट्रिक्ट वाइज बताने का, अब वो भी बताना बंद कर दिया। अब उसने पूरी स्टेट का भी इतने परसेंट हो गया जी, और किसी को मालूम नहीं किसने कूच बिहार में क्या डरा, मालदा में क्या डरा, हावड़ा में क्या डरा, कोई कहीं भी कुछ भी बोलता जाए, वो उसकी अपनी मनमर्जी है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि पहले वो 3 दफा डाटा बताता था, तो ये बताता था चुनाव खत्म होने के बाद। दूसरा 11:15 बताता था, तीसरा फिर बाद में बताता था। अब उसने और नया कर दिया, अब उसने पिछली दफा ये किया कि वो 5 बजे का बताने लग गया। हम्म। 8 बजे भी जो बताएगा डाटा 5 बजे का तो बताएगा। आप ये कौन कह चुनाव? रहे हैं कि अब कोई ये नया खेल है जिसके जरिए ये सारा फाइनल डेटा 5 बजे आ जाता है? हाँ, ये नया खेल है, ये साइंस में एक्सप्लेन नहीं होता। जो जो चुनाव का विज्ञान है, जो आंकड़ा विज्ञान है, उससे ये कहीं भी आप इसका बता नहीं सकते या इसे क्यों हो रहा है। नहीं, लेकिन क्यों? उनसे मैं वैसे आपके चुनाव आयोग से ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि 5 बजे तक 90% वोटर टर्नआउट अगर है तो किस अरिथमेटिक से हुआ है, ये तो पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाएगा तो बताता ही नहीं है, वो तो वोट काट रहा है तब नहीं बता रहा। आपका ये सवाल तो ठीक है, प्रश्न तो ये ठीक है, लेकिन बताए तो है ना। वो तो कहते मैं नहीं बताता, जाओ, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताता। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को वो चुनौती देता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी बात को मान लेती है।
अब जितने केस बनाए हैं, जितना ममता जी को बोला है कि जी आपने तो ऐसा किया ऐसे किया, वो चुनाव आयोग तो कुछ नहीं बोला। ऐसी ऐसे तो थोड़ा बहुत तो कहना ही होता है, लेकिन हर बात चुनाव आयोग के पक्ष में की है, जबकि चुनाव आयोग ने जो कानून है, जो जनप्रतिनिधि कानून है और जो मतदाता पंजीकरण कानून है, उन दोनों नियम है, उन दोनों को तोड़ा है। उनको तो कहीं उसकी परवाह ही नहीं किया है। जब उसने इसका परवाह नहीं किया, इतने बीएलओ मर गए, इतना सब कुछ हो गया है, इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया, तो उसका क्या है? क्या चुनाव आयोग की वो बात मान रहे हैं जो हमने पिछली दफा बात की थी, जैसे नोएडा की, कि कितने लोगों को सस्पेंड किया, कितनों को चार्जशीट किया, कितनों की सैलरी रोक दी। अगर ऐसी बातों से सुप्रीम कोर्ट आंख मीच के रखती है कि सभी लोग बेवकूफ हो गए, सभी लोग इनएफिशिएंट हो गए, एक डीएम जो है वही एफिशिएंट हो गया, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को खुश करके रखना है। अब जब आपकी संस्थाएं, कोई भी देश संस्था और जो निष्ठावान व्यक्ति हैं उनके कारण बचती है। अगर संस्थाएं टूट जाती हैं तो निष्ठावान व्यक्ति भी कम हो जाते हैं, बिल्कुल। फिर उनको सजा भी ज्यादा मिलती है, फिर तो उनको सीस ही देना पड़ता है, उनको फांसी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब हमारी संस्थाएं तो टूट गई। मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है, जिसने जो करना मेरे साथ करे। मैं कहने को तैयार हूं कि हमारी संस्थाएं, जो हमने पिछले इतने सालों में, 70 सालों में जो निर्माण किया था, जो हमारे मोदी जी बोलते हैं ना, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, वो सचमुच में वही कर रहे हैं। क्योंकि 70 साल में हमने सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नहीं होने दिया था। कोई एचआर, कोई खन्ना साहब उठ खड़ते थे जो इंदिरा गांधी को चुनौती दे देते थे, कोई शेषन उठ खड़ता था जो सबको चुनौती दे देता था। तो अभी हमने सब अपनी संस्थाएं खोली, वो संस्थाएं तो रही नहीं है। नाम की संस्थाएं तो बराए नाम तो रहती हैं, जिसके पास डिग्री है, पद है, पद पे बैठा है, पदासीन है तो है। सो एक बात तो मैं ये कहने को तैयार हूं कि इस चुनाव में भले ही, मेरे को फिर अखिलेश यादव की एक बात याद आती है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में कहा कि अगर मैं यूपी की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें जीत जाऊं, तब भी मैं भी ईवीएम पे विश्वास नहीं कर सकता, और मेरे को अच्छी लगी। अब मैं यही बोल रहा हूं, अगर ये वेस्ट बंगाल पूरे का पूरा, तमिलनाडु पूरे का पूरा हम्पिंग मेजोरिटी से विपक्षी दल जीत जाते हैं, तब भी मैं इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि इलेक्शन की साइंस जो है, जो मतदान की साइंस है, जो आंकड़ा विज्ञान है, वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। एक बात। दूसरा, जो आंकड़ा विज्ञान के लिए, एक लाइन फिर मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं। जो आंकड़ा विज्ञान के लिए आपको जिस तरीके से आंकड़ा देना होता है, जिस समय सीमा के हिसाब से आंकड़ा देना होता है, आप उसको बदलते जाते हैं। आपके उसके बदलने का कारण ही ये है कि आप आंकड़ा को तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं। अब आप सवाल। मेरा यही आखिरी सवाल था आपसे डॉक्टर गर्ग कि ये जो पूरी चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो आंकड़ा साइंस है, जो स्टेटिस्टिकल जो मेथोडोलॉजी है, उससे ये हाँ, 90% वोटर टर्नआउट कहीं से भी मैच नहीं करता। तो अगर मैच नहीं करता है तो ये क्या कोई एक नया खेल है? अब ये तो पड़ताल करने पे पता चलेगा, जब आप लोग आप क्योंकि इस तरीके की पड़ताल करते रहते हैं, आप नंबर्स मैच करते हैं, तो पता चलेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में हुआ क्या। लेकिन एक खेल जरूर है, इसको हम षड्यंत्र कहें या खेल कहें। देखिए, है तो षड्यंत्र। खेल तो तब होता है जब एक दफा करना हो। षड्यंत्र कंटिन्यूस करते हैं, हर दफा नया करते हैं। खेल तो जैसे कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो तो सेम तरीका ही रहता है खेलने का, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी। लेकिन ये तो हर दफा नया काम करते हैं, इसलिए इसको षड्यंत्र बोलना है। षड्यंत्र ऐसा होता है कि आज जो हमने किया है वो कल को नहीं करेंगे, कल को कुछ और करेंगे उसका, ताकि दूसरों को धोखा होता रहे। सो चुनाव आयोग षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि वो बार बार अपने जो मापदंड है उनको बदल रहा है, समय के मापदंड बदल रहा है। जो वो पहले नहीं कर पाया उसका बता नहीं रहा कि पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। ये तो एक्सप्लेन करने पड़ा। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण हमारे दर्शकों के लिए देता हूँ, आधे मिनट की। मैं सर्जन हूँ। अगर एक दफा तो मैं 2 घंटे में एक ऑपरेशन करता हूँ, और तीसरे दिन मैं बोल दूं भी आज तो मैं 4 ऑपरेशन 1 घंटे में कर दिए, तो इसका मतलब मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे हाथों में क्या आ गया, कैसा ऐसा अलादीन का चिराग आ गया जिससे मैं इतना ज्यादा मेरे को पावर आ गई। इसलिए ये बात जो वो कर रहा है, भले ही वो किसी के भी पक्ष में हो,
वो आंकड़ा विज्ञान से, वो विज्ञान से, वो ह्यूमन जो साइकी है उसके हिसाब से, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसके हिसाब से वो कहीं भी फिट नहीं आता। वो बिल्कुल जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, टू फिट ए राउंड पेग इन ए स्क्वायर होल, वो राउंड पेग इन ए स्क्वायर होल फिट करता है, क्योंकि उसकी मालकी है, वो जिसको मर्जी जैसे भी घुमाता रहे, वो बोलेगा नहीं नहीं यही ठीक है। क्योंकि बाकी संस्थाएं उसको बताने वाले जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें माननीय न्यायपालिका है, बाकी तो चलो जैसे रह गए, उनका बिल्कुल दायित्व ऐसा हो गया कि ठीक है जो करते करने दो यार, हमने क्या लेना लड़ाई करके, हैं हमने पता नहीं कितना देर रहना है कितना नहीं। सो इसलिए जब संस्थाएं टूटती हैं, और मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे लगता है कि मैं बोलता हूं इसलिए कि अगर ये हमारी मातृभूमि, जिसके लिए लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी की है, ये हमारे ये मतदान पे, और ये अडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम बोलते हैं, ये बालक के मत के अधिकार से ये जीवित है। बालक के मत का अधिकार जब हनन हो गया, अधिकार का, जहां वो अधिकार को एक्सरसाइज करने का, उसका बरतों करने का, तो हनन होने से देश का ये प्रजातंत्र नहीं बचेगा। इसको बचाना इसलिए जरूरी है कि मैं तो इतनी बड़ी पढ़ाई इसलिए कर पाया कि देश आजाद हुआ। अगर देश आजाद ना होता तो मैं तो कोई लाड़ा होता, दुकान पे बड़े शोरूम में तो बैठा होता, लेकिन मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता था। इसलिए मेरे को सेंटिमेंट हूं मैं इस पे, मेरे मन पे बोझ रहता है कि यार जितने सांस है ना, इस देश की मिट्टी के लिए लगाओ, देखी जाएगी जो होता है। और कोई तरीका नहीं रहा, सब संस्थाएं इतनी मर गई। गणेश कुमार, लास्ट बात बोल रहा हूं मैं, गणेश कुमार अपने जितने उनको लाना चाहता है, स्टेटिस्टिकल जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, वो लाए, वो साबित करके दिखाए कि जो जो उसने 2024 के बाद जितने चुनाव असेंबली के हुए, छोड़ो लोकसभा के चुनाव को, जितने असेंबली के चुनाव हुए, उसके मापदंड क्यों बदले, कैसे बदले, कैसे कैसे बदले, उसके पास क्या क्या आला दिन का चिराग आया, क्या गिद्दड़ सिंह हम बोलते हैं पंजाबी वाले, तो वो कहाँ से आया उसको ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे वो इतना इतना बड़ा एफिशिएंट हो गया, ये तो उसको बताना ही होगा। नहीं तो क्या होगा कि एक कोई आयोग बनाना होगा जो ये अध्ययन करे कि यार दिनेश कुमार में इतनी एफिशिएंसी कहाँ से आ गई, हमारे वोटर में इतनी ताकत कैसे आ गई कि 90% वोट रुक जाता है? बिल्कुल। हमारे जो ईवीएम्स हैं, हमारे पोलिंग पार्टीज है, इनमें ऐसा कैसा जादू आ गया जिससे इतने 2 घंटे में, फिर अगले 2 घंटे में, फिर अगले 2 घंटे में, आज तक मतदान 1 बजे से 4 बजे तक, हम आमतौर पे मैं जब वोट डालने जाता हूँ ना, आज नीलू जी सुबह मैं 1 सुबह बजे जब के बाद वोटिंग शुरू हुई थी, जब वोटिंग सुबह शुरू हुई तो पहले 2 घंटे में ही 30%, 20% तक वोटिंग पहुंच गई हाँ थी पहले 2 घंटे या के अंदर। तो तो मैं 1 बजे वोट डालने जाता हूँ नॉर्मली, इसलिए जाता हूँ कि वहां लाइन लंबी नहीं होगी, जहाँ होएगी नहीं लोग। तो 1 से 3 बजे तक तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बूथ खाली जैसे होते हैं। तो इनको तो एक जादू का तरीका है इसका, इसने किया है, वो माने या ना माने। अभी कोई अगर कोई भी जीते, मेरे को जीतने का सवाल नहीं है इससे पक्ष या विपक्ष का, इसको हमें देखना होगा कि हमारी जो चुनाव प्रणाली है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसमें कहाँ बड़ा 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 इसने घपला किया है, ये घपला देखना होगा। नहीं, अगर घपला नहीं है तो हमें इसको समझना होगा कि ये तो कमाल है, फिर दुनिया को बताएंगे, संसार को, कि देखिए हम तो भाई किसी भी दुनिया का देश है, हम तो पछड़े हुए देश हैं, हमने ऐसा कर दिया, आप भी कर लो, फिर उनको बताएंगे। वही तो बिल्कुल। बात है। दिस हैज टू बी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डन।